Good morning, students. Today I will further continue the fourth chapter of history. Some herded animals, कुछ जानवर पालते थे. Many tribal groups lived by herding and rearing animals. बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the seasons. वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ यानी झुंड लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. और जब एक जगह की घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे. The Van Gujars of the Punjab hills and the Lewadis of Andhra Pradesh were cattle herders. The goddess of Kulu were shepherds, and the Bakarwals of Kashmir reared goats. पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय और भैंस के झुंड पालते थे. कुल्लू के गद्दीज यानी गद्दी समुदाय के लोग गड़रिए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे. यू विल रीड मोर अबाउट them in your history book next year. आप अगले साल आप इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. Some took to settle cultivation. कुछ लोग एक जगह खेती करते थे. Even before the 19th century, many forms within the tribal groups had begun. Tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year. 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे. वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे. Instead of moving from place, they began to use the plow and get over the land they lived on. वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे. In many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole. बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी. All members of the clan were regarded
and descendants of the original settlers. कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर के जमीन को साफ किया था. Who had first cleared the land. Therefore, all of them had rights on the land. Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some become chiefs and others followers. Powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर का हक होता था. फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे और कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी मुखिया के अनुयायी हो जाते थे. जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे. British officials saw settled tribal groups like the Gond and Santals as more civilized than hunter-gatherers of shifting cultivators. ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे. Those who lived in the forests were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था. अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है. हाउ डिड कॉलोनियल रूल आफ्टर ट्राइबल लिव्स. औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े. The lives of tribal groups changed during British rule. Let us see what these changes were. ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया. आओ देखें कि क्या बदलाव हुए थे. What happened to tribal chiefs? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ. Before the arrival of the British, in many areas the tribal chiefs were important people. अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था. They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. In some places they had their own police and decided on the local rulers of land and forest management. उनके पास औरों से ज़्यादा यानी दूसरों से ज़्यादा ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे. कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे. अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड considerably.
they were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow law made by British officials in India. ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गईं और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and unable to fulfill their traditional functions. उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही और वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। What happened to the shifting cultivation? घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? The British were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home. ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। They wanted tribal groups to settle down and become peasant cultivators. वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. The British also wanted a regular revenue source for the state. स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। So they introduced land settlement, that is, they measured the land, defined the rights of each individual to that land and fixed the revenue demand for the state. फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया और उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा और कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। Some peasants were declared landowners or other tenants.
As you have seen chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowner, who in turn paid revenue to the state. कुछ किसानों को जब भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया, जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में कि पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। Settled plough cultivation is not easy in area where water is scarce and the soil is dry. जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, जहाँ पर पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता। In fact, June cultivators who took to plough cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। So the Jhum cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practice. और इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। Facing widespread protests, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंती खेती की छूट दे दी गई। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। वन कानून और उनके प्रभाव। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, एज यू हैव सीन, वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द, जैसा कि आपने देखा समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। सो चेंज इन फॉरेस्ट लॉज हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट्स ऑन ट्राइबल लिव्स। अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर आवर फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। सम फॉरेस्ट वर classified as reserve forest for they produce timber which the British wanted. अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था और ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली
practice zoom cultivation, collect fruits, or hunt animals. However, zoom cultivators to survive in such a situation, many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, जूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए ऐसी सूरत में जूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। But once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem from where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs। जैसे ही अंग्रेजों के जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। कॉलोनियल ऑफिशियल्स कम अप विथ आ सॉल्यूशन। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। They decided that they would give zoom cultivators a small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the village all have to provide labor to the forest department and look after the forest. So in many regions the forest department established forest village to ensure a regular supply of cheap labor। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। और इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग के सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। Many tribal groups reacted against the colonial forest laws। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। They disobeyed the new rules, continued with practice that were declared illegal and at times rose in open rebellion। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। Such was the revolt of
Sangram Sangama in 1906 in Assam, and the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces. 1906 में संग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में जो हुआ वन सत्याग्रह, इसी तरह के विद्रोह थे। थैंक यू।